हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय बुडानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग करंट अफेयर प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप लोग सब साथ जुड़ रहे हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप भी उठाइए और भी अपने फ्रेंड्स हैं, अपने कोई भी दोस्त जो और भी तैयारी कर रहे हैं अभी हाल ही में, उनको भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए। और हम जो है बहुत ही जल्द, कई बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर क्वेश्चंस का संख्या बढ़ाइए, यानी 10% 12% ऐसे नहीं, आप लोग 20+ क्वेश्चंस लेकर आइए। तो 20+ क्यों, 30+, 40+ भी लेके आएंगे, लेकिन एक बार धीरे धीरे शुरुआत तो कीजिए। आप लोग साथ में जुड़िएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। आप केवल एक बार पढ़िए, ठीक है? इतने से शुरू कीजिए, हम धीरे धीरे आगे लेते जाएंगे। 1.5 साल 2 साल का करंट अफेयर जो है हम लोगों को 2-4 दिन में नहीं करना है, हम आराम से प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे ना, ठीक है? तो इसी के साथ आज का शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सहयोग से निर्मित किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ है? कौन सा ऐसा देश है जिसमें भारत के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है? तो देखिएगा, भारत अपने पड़ोसी देशों को या इसके साथ अन्य देशों को भी आर्थिक सहयोग देता रहता है, जिसमें मालदीव हो गया, इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, बहुत सारे देश शामिल है, भूटान हो गया, जिनको भारत आर्थिक रूप से मदद देता है। और इसी में शामिल है एक मॉरिशस। मॉरिशस जो है एक टापू कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है मॉरिशस। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस जो है इसकी राजधानी है। और भारत के प्रधानमंत्री एंड मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ, इनने मिलकर अभी हाल ही में जो है एक सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है मॉरिशस में, जो कि भारत के आर्थिक सहयोग से बनी है, ठीक है? भारत ने वहां पर 35 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं को शुरू कर रखा है, जिसमें भारत आर्थिक सहयोग कर रहा है, उनमें से एक है ये, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। तो ध्यान रखना ये बात कि कौन से देश में भारत ने अभी सुप्रीम कोर्ट बनाने में मदद की है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो क्या याद रखेंगे आप लोग? मॉरिशस जो है क्या है, आइलैंड कंट्री। मॉरिशस वो देश है जो दूसरे नंबर पे, जहां से एफडीआई आता है। पहले नंबर पे भारत में एफडीआई समझते हो आप लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है वर्तमान में पहले नंबर पे हो गया सिंगापुर। एफडीआई के मामले में पहले नंबर पर सिंगापुर है और दूसरे नंबर पे मॉरिशस है। दूसरे नंबर पे मॉरिशस से सबसे ज्यादा एफडीआई आता है वर्तमान में भारत में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले नंबर पर सिंगापुर से सर्वाधिक आता है। क्लियर है? तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन आभासी रूप से कहां आयोजित किया? कोविड-19 के चलते वर्चुअली समिट हुआ है, 36वां एशियान शिखर सम्मेलन हुआ है, 36th एशियान समिट हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिएगा, एशियान जो है क्या है? एशियान, एशियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नेशंस, ठीक है? एसोसिएशन एक संगठन है ये, जिसमें 10 देश शामिल है। एशियान में कुल कितने देश है, ये बार बार पूछा जाता है। एशियान में कुल कितने देश है? 10 देश शामिल है। और वो 10 देश कौन से हैं? ब्रुनई है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, इसके अलावा सिंगापुर है, इसके अलावा थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, लाओस है, म्यांमार है, मलेशिया है। ये 10 देश है जो कि पार्ट है एशियान 10 के, या एशियान के जो पार्ट है, एशियान के मेंबर है, सदस्य है, वो कौन कौन से 10 देश है, उनका ध्यान रखना है। ब्रुनई, कंबोडिया, इसके अलावा फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। देन अगर बात करें वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम पहले भी आ चुका है, म्यांमार एंड मलेशिया। ये 10 देश हैं जो एशियान के सदस्य है। ये भी आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ध्यान रखना है। एशियान की अगर बात करें तो एशियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त, एशियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। मुख्यालय कहां पर है इसका? जकार्ता में मुख्यालय इसका, जकार्ता में मुख्यालय इसका, इंडोनेशिया के अंदर। और हेडक्वार्टर है इसका आपका यहां पर, और स्थापना है 8 अगस्त 1967। ये बात भी ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो एशियान के अंदर कंट्रीज पूछता है बार बार 10 है,
और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अभी पूछा है कि 36वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ इसका, तो 36 एशियान शिखर सम्मेलन हुआ है वियतनाम के शहर हनोई में। वियतनाम के हनोई शहर में 36वां शिखर सम्मेलन हुआ है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? और कैसे हुआ ये? वर्चुअली हुआ, आभासी रूप से। तो आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वियतनाम के हनोई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? देखिएगा पहला है ये, तो इसलिए क्वेश्चन अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? पहली बार दिया गया पीसी महालनोबिस पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है अपने आप में। पीसी महालनोबिस जो महान स्टेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा नाम है पीसी महालनोबिस का स्टेटिस्टिक्स की दुनिया में, इसमें कोई संदेह नहीं है। सांख्यिकी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है भारत में। पीसी महालनोबिस जी के जो है उन्हीं के नाम से 2020 में पहली बार इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है, और यह मिला है आपका सी रंगराजन जो है हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर है, उनको मिला है सी रंगराजन को। सी रंगराजन को क्यों दिया गया है? नेशनल इनकम एस्टिमेशन के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। यह किस लिए दिया जाएगा, किस लिए दिया गया है? राष्ट्रीय आय के आकलन के क्षेत्र में जो समाधान दिया है उन्होंने, उसके लिए दिया, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसके मंत्री अभी कौन है? वो है राव इंद्रजीत सिंह। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, राव इंद्रजीत सिंह मंत्री है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? तो ये दिया जाता है आपका राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंधित मुद्दों का समाधान देने के लिए, प्रदान करने के लिए उनको ये अवार्ड से नवाजा गया। क्लियर है ये चीज? तो ये ध्यान रखना, पीसी महालनोबिस पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इस पे, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन किसको दिया गया? सी रंगराजन। सी रंगराजन क्या थे? पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। क्लियर है? किस क्षेत्र में? तो सांख्यिकी क्षेत्र में है, तो इतना ध्यान रखना, स्टेटिस्टिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? राव इंद्रजीत सिंह जो है वो अभी मिनिस्टर है। ठीक है, इसमें से यही क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था इसको, आरबीआई गवर्नर वर्तमान में कौन है, ये भी कमेंट में आपको देना है। ये पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, सी रंगराजन जो है ये पूर्व थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है? अब देखिएगा, सबसे लंबी ट्रेन पूछ रहा है। दो प्रकार से ये चीजें होती है, सबसे लंबी ट्रेन की बात कर रहा है तो दो प्रकार से। कैसे? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, डिस्टेंस के मामले में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, और दूसरा होता है ट्रेन की लेंथ, ट्रेन जो है उसकी लंबाई ज्यादा लंबी हो। तो दोनों बातों में फर्क है। सबसे लंबी ट्रेन आपको पता है विवेकानंद के नाम से विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम में डिब्रूगढ़ से लेकर नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक आती है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी के बीच में चलती है, 4200 किलोमीटर प्लस जो लंबाई है। विवेक एक्सप्रेस जो है वो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस, जो कि लगभग 4263 किलोमीटर के आसपास जो है दूरी तय करती है असम के डिब्रूगढ़ से। कहां से है? असम के डिब्रूगढ़ से लेकर और कन्याकुमारी तक। ठीक है, यह है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि सबसे लंबी ट्रेन सबसे लंबी कौन सी है? तो भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है खुद, 251 डिब्बे है, 4 इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है। 251 डिब्बों की एक मालगाड़ी चलाई है, जो कि चलाई किसके द्वारा गई है? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जो है उसके नागपुर डिवीजन ने चलाई है ये। तो ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की नागपुर डिवीजन जो है उसमें उसके द्वारा जो है ये सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर लंबी दूरी की ट्रेन चलाई गई है उसके द्वारा, जो कि मालगाड़ी है, माल ढुलाई के काम आएगी। और 251 डिब्बे कितने हैं? 251, और 4 इलेक्ट्रिक इंजन है इसके अंदर। ये बात भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। तो दोनों चीजों में फर्क आप लोग अभी समझ रहे होंगे। क्या है? एक सबसे लंबी दूरी तय करने वाली तो विवेक एक्सप्रेस। अब पूछ रहा है सबसे लंबी ट्रेन, तो उसका नाम है शेषनाग। शेषनाग की लंबाई है, तो लंबाई के हिसाब से शेषनाग नाम रखा गया है। तो नया क्वेश्चन है, अपने आप में ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से कि क्या पूछना चाह रहा है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली अलग चीज हो जाएगी, सबसे लंबी ट्रेन तो शेषनाग है। क्लियर? किसके द्वारा? नागपुर डिवीजन के द्वारा, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। इंजन 4, डिब्बे 251। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 29 जुलाई को मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में बताए गए हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अपने आगे आ रहा है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इस मौके पर जो जारी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया के अंदर विश्व में सर्वाधिक टाइगर की संख्या है, जो कि कितनी है? 2967, 2967 जो है वो संख्या है भारत में टाइगर। और 2022 तक जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन को दोगुना करने का विचार कर रखा है। बहुत सारे देशों ने प्लेज ले रखा है कि 2022 तक जो है टाइगर पॉपुलेशन जो 2010 में थी उससे दुगना कर देंगे। तो भारत भी जो है दुगने करने में लगा हुआ है और लगातार भारत में बढ़ रही है। 2014 में लास्ट सेंसस देखिएगा, 4 वर्ष के बाद जो है टाइगर सेंसस किया जाता है। 2014 में था इसके पहले, उसके बाद 2018 के अंदर हुआ। तो 2014 और 18 4 वर्ष के बाद ये की जा रही है और बहुत तेजी से जो है टाइगर की संख्या बढ़ी है। 2226 थी 2014 के अंदर और 2018 में बढ़कर जो है 2967 हो गई थी। और 2019 में टाइगर डे वाले दिन ये रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है कि इतनी टाइगर की संख्या हो गई है। उसमें इंडिया टॉप पर है, दूसरे नंबर पर रूस है टाइगर की संख्या की बात करें तो। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक टाइगर है भारत के अंदर। भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है, भारत में सर्वाधिक है। कितने हैं मध्य प्रदेश में? 526। मध्य प्रदेश टॉप में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 524 के साथ आपका कर्नाटक राज्य, ठीक है। कर्नाटक दूसरे नंबर पे है 524 के साथ में, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर की भी बात करें तो उत्तराखंड जो है तीसरे नंबर पर है, 442 टाइगर्स जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 442 उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरा नंबर कर्नाटक और तीसरा नंबर उत्तराखंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका सर्वाधिक राज्य, सर्वाधिक बाघ वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस चीज से जुड़ा हुआ है? ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक से संबंधित बिल जो है आया था 2019 के अंदर। 2019 के अंदर ट्रिपल तलाक बिल आया था, जो कि लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने पास कर दिया और उसके बाद राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और ये कानून बन गया। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल तलाक बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया था आपका 25 जुलाई को। इसके अलावा 30 जुलाई को जो है वो राज्यसभा में पास हो गया था और 1 अगस्त को जो है ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में जिस दिन ये कानून लागू हुआ है उसी दिन को 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको शरीयत लॉ, पहले जो देखिएगा भारत में कई बार आप लोग बात सुनोगे आर्टिकल 44 के बारे में, आर्टिकल 44 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है। और वो किस लिए है? वो है कि एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता के बारे में है। यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी या कॉमन जो है सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के लिए बात करता है वो। अभी क्या है, हिंदूज के लिए तो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, लेकिन बाकी जो धर्म है उनके अपने अपने जो पर्सनल लॉज है उनके अकॉर्डिंग ही वहां पर काम होते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, गोद लेना हो गया, ये तमाम काम जो उनके द्वारा होते हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी पहले क्या था, मुस्लिम पुरुषों को ज्यादा उसमें तवज्जो दी गई थी शरीयत के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता तो ट्रिपल तलाक का मामला था। 3 बार तलाक कहने के बाद जो है उसके बाद थोड़ा टाइम पीरियड था और उसके बाद वो तलाक मान लिया जाता था। लेकिन अब इस चीज में सबसे बड़ी समस्या देखिए क्या थी, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से मान लेते हैं, हम लोग थोड़ा इस चीज को समझ ही लेते हैं। यहां पर देखिएगा, ये है पुरुष और महिला थोड़ी छोटी बना लेते हैं, हाइट उसकी कम कर दी है, ठीक है। ये पुरुष है, ये महिला है। अगर मान लीजिए किसी दिन झगड़ा करके इस पुरुष को लगा कि इस महिला से मेरे को तलाक लेना है, क्योंकि मैक्सिमम गुस्से में आदमी मैक्सिमम ऐसा ही डिसीजन लेता है कि ज्यादा से ज्यादा तकलीफ सामने वाले को कैसे पहुंचाई जा सकती है, और उसके पास जब हथियार है ट्रिपल तलाक की फॉर्म में तो वो उसका यूज करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इसने उस टाइम पर उसको तलाक दे दिया, ठीक है, ट्रिपल तलाक के तहत हो गया। अब मान लीजिए उसको 6 महीने बाद रियलाइज होता है कि नहीं, यही लाइफ पार्टनर थी तेरी और यही सबसे बेस्ट थी, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, मेरे को रियलाइज हो गया मेरे से गलती हो गई है, अब मैं उसको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं। अब दिक्कत शुरू होती है,
तो देखिएगा ये जो महिला है, ये प्लस पुरुष, ये माइनस महिला, ठीक है। अब ये महिला जो है, अगर इसको इसकी लाइफ में वापस इसे चाहिए तलाक के बाद, तो अब दोबारा अगर आना है तो यहां पर किसी अन्य पुरुष से पहले इसके पास उसके से शादी करनी होगी, उसके बाद वापिस इसके साथ शादी हो सकती है। ये अपने आप में जो है एक टफ रोड है। ये अपने आप में महिलाओं के लिए जो है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको ट्रिपल तलाक के तहत उनको थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाया गया है कि वो इस तरह की चीज़ों से ना उलझे या इस तरह की दिक्कतें उनको सामने ना आए, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। एक वुमेन की डिग्निटी के साथ जो है इसमें समझौता हो रहा है एक तरह से, अगर पूरा डिटेल में हम लोग इस चीज़ को समझे तो समझ पा रहे हैं ये। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत को ख़त्म करके जो है ये इस पर एक कानून बनाया गया था, जो कि 1 अगस्त को लागू हुआ था। तो उसी दिन को जो है क्या मनाया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अगस्त। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ आ गई होगी। इसीलिए जो है बार बार इस चीज़ की मांग उठ रही है कि पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सब के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, एक प्रकार का कानून होना चाहिए। और ये आर्टिकल 44 के तहत है। आर्टिकल 44 में ये बात लिखी हुई है कि पूरे देश में एक प्रकार का ही कानून होना चाहिए, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनको ऐसे लागू नहीं किया जा सकता है, या उनको लागू अगर किया नहीं जाता है तो उनके खिलाफ हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का, राज्य का मर्जी है वो लागू करे या ना करे। तो ये लागू अगर किया जाता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक जीत होगी पूरे भारतीयों के लिए। बट अभी केवल और केवल कुछ ही राज्यों के अंदर, जैसे कि गोवा जो है एकमात्र राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, एक ही राज्य है भारत के अंदर अभी वर्तमान में। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है ये मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। तो देखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है जनजातीय क्षेत्र के अंदर या आदिवासियों के लिए डिजिटलीकरण एक तरह से किया है, और आदिवासियों को जो उनकी जो सक्षम आईटी परियोजना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड योजनाएं हैं, उनसे जोड़कर एक डेवलपमेंट का कार्य, बहुत बड़ा डेवलपमेंट का कार्य किया है, या उनको जो है विकास कार्यों के अंदर जोड़ा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है आदिवासियों के लिए, और ये किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, इसलिए उनको मिला है गोल्डन स्कॉच अवार्ड। आदिवासी आप लोग समझते होंगे कि हम बात कर रहे हैं जो ऐसे लोग हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, उनको आदिवासी कहा जाता है, जो पूरी तरह से जो मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ है उससे कट करके रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर जनजातीय समूह की बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मैंने बताया जहाँ पर जंगल ज़्यादा है वहाँ पर, और जंगल सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र कहाँ पर है अभी, मध्य प्रदेश में। तो जनजातियाँ भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, ठीक है। तो जनजातीय मंत्रालय को जो है इस मामले में ये मिला है, और आईटी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया है इन्होंने आदिवासी क्षेत्र को, तो इसके लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। और अभी हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय किसके अंडर में है, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है केंद्र के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्जुन मुंडा जी जो है वो अभी अर्जुन मुंडा ये इस मंत्रालय के मंत्री हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड और अर्जुन मुंडा क्यों दिया गया है, डिजिटलाइजेशन फोकस के लिए, आदिवासियों को जोड़ा है इन्होंने इस तरह से, और ये कार्य जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा काम है, इसके लिए गोल्डन स्कॉच अवार्ड दिया गया है। और मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा जी है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉप्स योजना किसने लॉन्च की है। टॉप्स योजना जो है किसने लॉन्च की है ये पूछ रहा है। तो टॉप्स योजना क्या है, इस बात को आपको समझना है। पहले देखिएगा, टॉप्स जो है वो है टारगेट, टी फॉर टारगेट, ओ फॉर ओलंपिक, पी फॉर पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है ये है टॉप्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये है टॉप्स। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि 2024 और 2028 में जो ओलंपिक होने हैं, उन ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत जो है 2028 तक जो सर्वाधिक मेडल जीतने वाले देश है उनकी सूची, उनकी 10 तक की सूची के अंदर होना चाहिए। ये हमारा टारगेट। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जो है वो इंडिया लेकर आए,
सर्वाधिक जो मेडल जीतने वालों की सूची है वो उसमें 10 नंबर तक भारत का नाम आना चाहिए। उसके लिए एक गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स। ठीक है, ये स्कीम जो है इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। और ये किससे संबंधित होगी अब आप लोग बता सकते हैं खुद ही, खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय। ठीक, किसने लॉन्च किया? खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया। और उसके कौन है मंत्री? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो है वो इसके मंत्री है। किरण रिजिजू इसके मंत्री है। और इस मंत्रालय ने की है, क्यों की है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स क्यों की है? 2024 पेरिस, 2028 जो है लॉस एंजल्स, उन ओलंपिक तक हम लोगों को 2028 तक टॉप 10 कंट्रीज के अंदर शामिल होना है। ये टॉप्स का टारगेट है। टॉप्स की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। खेल एवं युवा मंत्रालय वाला क्वेश्चन भी बनता है। मंत्री कौन है ये भी पूछा जा सकता है। ये तमाम चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा? 2024। नेक्स्ट उससे आगे जो है 2028, ये संभावनाएं हैं। ठीक है, 2020 में होना था, वो नहीं हो पाया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हुआ है, किससे संबंधित थे? ये बात पूछिए। क्वेश्चन में एक बात और लिखनी थी, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिएगा, पंडित जसराज जो है इनके बारे में चैनल पर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। क्योंकि हरियाणा के स्पेशली मैं कहूँगा नेशनल लेवल के एग्जाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंडक्ट होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट स्पेशली हरियाणा के अंदर तो ये व्यक्तित्व अपने आप में बहुत बड़ा है, इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर चैनल पर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है इनके लिए, उनको आप लोग देखिएगा ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन इससे छूटे ना। लेकिन थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ, पंडित जसराज जी जो है इनका निधन हुआ था हाल ही में, और ये गायक थे। ठीक है, गायक थे और ये पीली मंदोरी गांव से संबंध रखते हैं। पीली मंदोरी गांव से संबंध रखते हैं, जो कि फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पीली मंदोरी गांव, उससे संबंध रखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है इंडिया को। पहले कौन था? वीवो। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है बहुत ज्यादा इस बार के लिए कि ये भारतीय एक तरह से भारतीय स्टार्टअप कंपनी ड्रीम 11 जो है वो आईपीएल के लिए स्पॉन्सरशिप मिला है उसको, आईपीएल का ड्रीम 11 को। ठीक है, पतंजलि की बात हो रही थी बट पतंजलि को नहीं मिल पाया है, ड्रीम 11 को मिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीवो को नहीं है, पहले वीवो का स्पॉन्सरशिप था लेकिन वीवो अभी नहीं है। पता है आप लोगों को कि भारत में चाइना का बहिष्कार, चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार चल रहा है, तो उसी तरह से जो है एक तरह से ये मुद्दा बना हुआ है बहुत बड़ा। तो इस बार के लिए ड्रीम 11 जो है, ड्रीम 11 को स्पॉन्सर बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में बहुत। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज के क्वेश्चन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की चीज़ें आप लोग दिन भर पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा की नोट्स बनाने वाली बात मैंने बता रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनका की नोट्स बनाओ। और जो क्वेश्चंस की डिमांड आपकी बढ़ रही है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आए, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी ही पूरी करेंगे। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़िए रहिए और जोड़ते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।